नमस्कार, मैं मायास गुप्ता और आप देख रहे हैं एक मुलाकात। आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने जर्नलिज्म और मास कॉम में बैचलर करने के बाद उसी फील्ड में 1 साल जॉब भी करी है और अब उन्होंने अपना रुख डायरेक्शन की तरफ मोड़ लिया है। सो प्लीज़ वेलकम राघव गुप्ता। वेलकम राघव गुप्ता, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको शुक्रिया और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे दर्शकों को शुक्रिया करना चाहूँगा कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सेट पे और आपके स्टूडियो पे आके अपने बारे में कुछ बात कर सकूँ और अच्छे से अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता सकूँ। तो चलिए राघव जी, शो की शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बैचलर्स मास कॉम और जर्नलिज्म में कर रखा है, तो इसमें आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने को मिले? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जब मैंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पैर ही रखा था अपना, मैं नया था इस फील्ड में, तो मेरे को सिर्फ कैमरा और लाइट्स पता था। मुझे ये नहीं पता था कि उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। मेरे को सिर्फ एक फ़ोन था मेरे पास और मैं उससे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करता था, जो कि मेरी हॉबी थी। फिर जब मैं एमिटी गया, मैंने वहाँ पे इसमें अपना बैचलर्स परस्यू किया, तो मेरे को पता लगा कि ये एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पेस पे रिक्वायरमेंट होती है इस फील्ड में, जिसमें टीम वर्क और कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मेरे इस 3 साल की जर्नी में, जो कि मैंने फ़ेस किए। लेकिन हाँ, अब अपनी गलतियों से ही आदमी सीखता है। तो ये था मेरा 3 साल का स्ट्रगल, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, समझी, टेक्निकलिटीज़ को समझा, सॉफ्टवेयर को समझा, इम्प्रोवाइजेशन को समझा। ये बेसिक्स थे जो इन 3 साल के दौरान मैंने फेस किए। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बताया कि आप एमिटी से पढ़े हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने एमिटी छोड़कर दूसरे कॉलेज में आपने एडमिशन लिया? जी देखिए, जब मैंने एमिटी में एडमिशन लिया था तो वो एक फ़ेज़ चल रहा था कोरोना का। तो मेरा 12th जब कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद मेरे घर वालों ने अलाउ नहीं किया, टिपिकल इंडियन फैमिली, कि अभी तुम बाहर जाओ। ऑप्शन मेरा ऑफ था तब भी। तो फिर मैंने एमिटी से ही परस्यू किया, क्योंकि मेरा होम टाउन भी लखनऊ में ही है। तो घर वालों की परमिशन नहीं थी, और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं लखनऊ में वो सिर्फ मास्टर्स का हमें सर्टिफिकेट देते थे, तो बैचलर्स था नहीं। तो मेरे को बैचलर्स से शुरुआत करनी थी, पहला कदम था मेरा। तो इसलिए मैंने एमिटी ऑप्ट किया था। एमिटी रिनाउंड है लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की फील्ड में, तो मैंने वो ऑप्ट किया। जैसा आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मास कॉम में इतना इंटरेस्ट था, तो आपने डायरेक्शन को क्यों परस्यू किया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, जब मैंने इस फील्ड में अपना काम चालू करा अपनी डिग्री ख़त्म करने के बाद, तो मैंने 6 महीना प्राइवेट टीवी चैनल्स के साथ भी काम किया, जो कि सैटेलाइट नहीं थी। तो उसमें मेरे को ज़्यादातर जो काम अच्छा लगता था वो सिनेमाटोग्राफी अच्छी लगती थी। और जो रिपोर्टर, मैं ये अपना पर्सपेक्टिव रखूँगा ऑब्वियसली, कि जो रिपोर्टिंग और जो मीडिया आजकल दुनिया को दिखाती है वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है और काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड है। मेरे को एज अ ग्राउंड रिपोर्टर और बीट जर्नलिज्म करना था और क्राइम जर्नलिज्म करना था, जिसमें मेरे एरिया में इतना स्कोप मुझे नहीं दिखा। बाद में एज अ फेस ऑफ ऑडियंस हम लोग ज़्यादातर ऐसे लोगों को रखते हैं जिनकी वोकैब और शब्दों पे पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो वो मेरा फ्लो कैमरा पे मोमेंटम ब्रेक हो जाता था। तो फिर जब इसी फील्ड में मैंने और अपने को ढालने की कोशिश करी, तो मेरे को समझ में आया कि मैं कैमरा हैंडलिंग में और सिनेमाटोग्राफी में बिहाइंड द स्क्रीन काफ़ी अच्छा काम कर ले रहा हूँ। तो फिर मैंने अपना थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट किया कि चलिए फिल्मों में देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने 1 साल अपना दोस्त का प्रोडक्शन हाउस में काम किया एज अ लाइन प्रोड्यूसर, एज अ असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, फेम लाइव प्रोडक्शन के नाम से है, उसमें काम किया। फिर मैंने प्राइवेट स्टूडियोज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसिंग करी, फोटोग्राफी में, शॉर्ट फिल्म्स में। तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आने लगा, क्योंकि देखिए, जब सिनेमा की बात हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग फिक्शन दिखा सकते हैं नेक्स्ट लेवल, लेकिन अगर हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो उसमें आप फिक्शन नहीं दिखा सकते। फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर, आपको दुनिया को सच ही दिखाना चाहिए, वन साइडेड कुछ नहीं दिखाना चाहिए, जो कि आजकल के जर्नलिज्म में बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो फिर इससे मेरा मन हट गया और हाँ, फिर मैंने अपना फिल्म मेकिंग की तरफ शिफ्ट कर लिया सारा ध्यान। तो इस जवाब से मैं आप जान चुका हूँ कि आपका इंटरेस्ट डायरेक्शन में भी है। तो आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? हॉलीवुड की तो मैं बात क्रिस्टोफर नोलन को अगर आप जानते हो, और बॉलीवुड की मैं बात करूँ तो हमारे अनुराग कश्यप जी। तो जैसा आपने बताया आपका फेवरेट डायरेक्टर अनुराग कश्यप है, तो आपको उनका कौन सा काम अच्छा लगता है? अनुराग कश्यप की तो वैसे तो बहुत सारी फिल्म हैं। नो स्मोकिंग करके एक उनकी आई थी, बहुत पुरानी फिल्म है, जिसमें जॉन इब्राहिम ने काम किया था। और उसके बाद बात करी जाए तो हमारे 2 सीक्वल थे, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो जैसा हमने देखा है अनुराग कश्यप की मूवीज़ में 18+ कंटेंट होता है, जैसे वायलेंस, वल्गैरिटी, और यूथ इसे देखकर इन्फ्लुएंस होता है।
तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, यूथ के लिए तो जो कंटेंट आजकल कंज्यूम हो रहा है, पिछले कुछ डिकेड्स में जो डिफरेंसेस आए हैं, उसमें तो जब हमारी जनरेशन थी, जब मैं बड़ा हो रहा था, तो कीपैड वाले फ़ोन होते थे घर वालों के पास भी, और हमें भी शुरुआत में वही दिया गया, तो हम तो उतना कंटेंट ग्रास्प नहीं कर पाते थे ओवर द इंटरनेट। तो तब जो मूवीज़ आती थी उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा रोम कॉम होता था, और सीक्वल्स पे सीक्वल्स, सेम मूवी, हीरो हीरोइन को भगा के ले जा रहा है, हीरोइन का बाप बहुत अमीर है, ऐसी मूवीज़ बन रही थी। अनुराग कश्यप मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि वो जो मूवीज़ उठाता है वो बिल्कुल ग्राउंड से उठाता है, वो बंदा बिल्कुल ग्राउंड से काम करता है। उसने एक ऐसी मूवी उठाई जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाई, उसमें उसने हाँ बहुत सारे अडल्ट कंटेंट रखे, लेकिन उसने ये दिखाया कि असली दुनिया में हमारे क्या हो रहा है, भारत में हो क्या रहा है। हमने देखा होगा असली ज़िंदगी में, हम अगर यहाँ पे स्टूडियो से हम और आप बाहर निकलते हैं, ऑटो वाले आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कहीं पे हिंदू मुस्लिम को लेके लड़ाई हो रही है, धर्म परिवर्तन पे बात चर्चाएं हो रही हैं। उसने उन सारी चीज़ों को उस समय पे, उस दशक में दिखाने की कोशिश करी सिनेमा के माध्यम से, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ, सिनेमा इस लेवल का भी हो सकता है। हमारे जो बाकी के डायरेक्टर्स रहे हैं उन्होंने ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ कॉपी करी हैं, या फिर जो हमारी नॉवेल्स और बुक्स लिखी गई हैं उन पर मूवी बनाई है। लेकिन अनुराग कश्यप, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि उसने ग्राउंड से काम किया है। दैट्स वाई मैं उसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने में भरोसा रखता हूँ। कश्यप जी कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि बाकी डायरेक्टरों से हट के हो, जो कि ना कोई लव स्टोरी हो, जो कि ना कोई मर्डर सीक्वल हो, जो कि ना कोई रिवेंज हो, ज़्यादा एक्शन ना हो, कारें हवाएं में ना उड़ रही हो, कुछ बेस्ड टू रियलिटी ग्राउंड। तो इसलिए मेरे को कश्यप जी बाकी डायरेक्टरों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कि आजकल बॉलीवुड हॉलीवुड की कॉपीज़ करके मूवीज़ बना रहा है, तो ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप कि आपको ऐसा लगा हो कि ये हॉलीवुड की कॉपी आपने देखी है बॉलीवुड में? जी, बहुत सारी मूवीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। शुरुआत में संदीप रेड्डी वांगा जी ने जो 2-3 फिल्म्स बनाई थी, वो मैं नाम नहीं लूँगा प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ को, ऑब्वियसली वो ज़्यादातर कैरेक्टर चेंज करे गए थे, स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले राइटिंग सेम था। बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ भी आई हैं जिनमें अक्सर काम सेम रहा है। एक अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ आई है कोरियन के ड्रामा पैरासाइट करके, उसका भी सीक्वल इंडिया में बनने ही लग गया है। हमारा बहुत पॉपुलर एक शार्क टैंक चल रहा है आजकल, सोनी लिव पे ऐप पे आ रहा है, वो भी अमेरिकन शार्क टैंक का कॉपी ही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पूजा भट्ट ने भी, मैं नाम लेके बता सकता हूँ, पूजा भट्ट ने भी काफ़ी ऐसा काम किया हुआ है जो कि हॉलीवुड का कॉपी है। आपके हिसाब से एज अ डायरेक्टर क्या क्या दिक्कतें आती है? फिल्म मेकिंग में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज एज अ डायरेक्टर मैं ये फेस करता हूँ कि कई बार होता है जो हम फिल्में बनाते हैं या फिर जो हमारे पास स्टोरी आती है, स्टोरी बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो हमारा प्रोड्यूसर है वो हमें उतना बजट सैंक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम उतने हाई स्केल पे काम नहीं कर पाते हैं। पहला ये। दूसरा, ऑन सेट ऑन फील्ड जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि कई बार दिन भर लगे हैं, रात भर लगे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उतना टीम वर्क नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे शूट्स डिले हो जाते हैं। तीसरा, एक्टर्स के नखरे। भाई एक्टर के जो टैंट्रम्स आप उठा रहे हो, उठाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक्टर ने मूड से अपने काम नहीं किया तो फिर आप कितना भी पर्दे पे दिखाना चाहो अपना काम, वो आप नहीं दिखाना चाह सकते हो, जो कि आपने स्क्रिप्ट राइटर ने दिया हुआ है लिख के, या फिर एज अ डायरेक्टर्स विजन जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो एज अ पर्सन मेरे को ये 3 चीज़ें लगती हैं जो कि मैं फेस करता हूँ एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर। तो राघव जी, हम इस शो के आखिरी सेगमेंट में आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। क्या आप तैयार हैं इसको खेलने के लिए? बिल्कुल, चलिए। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? हिल स्टेशन, सिसु। एक मूवी जो आपको ओवररेटेड लगती हो? सैयारा। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? संजय दत्त। अगर आपको 15 साल का राघव मिले तो उसे आप क्या एडवाइस दोगे? संगति सुधार। एक वर्ड में आप अपनी लाइफ को क्या डिस्क्राइब करोगे? फैंटेसी। जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि अगर वो जर्नलिज्म या फिर एक्टिंग या फिर डायरेक्शन या फिर सिनेमा के फील्ड में अपना कोई भी करियर बनाना चाहते हैं तो डेडिकेशन, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, सभी का जीवन होता है, लेकिन बिल्कुल टेंशन फ्री रहो भाई, एक ही ज़िंदगी अच्छे से जियो। तो राघव जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपना बेशकीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद मानस जी, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। और आपके शो के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आप ऐसे ही अपना काम करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राघव गुप्ता जी, जिन्होंने हमसे बात की और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। ऐसे ही बातचीत के लिए देखते रहिए एक मुलाकात मानस के साथ।